नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और रोज़ाना हम हर हफ्ते एक नए मेहमान से आपको मिलाते हैं जो कि बाज़ार और निवेश जगत की दिग्गज आवाज़ है और उनकी समझ के मुताबिक बाज़ार की चाल फ़िलहाल कैसी है और आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या नुस्खे बनते हैं, इस पर बातचीत होती है। एक बार फिर से ख़ास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं वाइटो कैपिटल एएमसी के आशीष सोमैया। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज दारोमदार आपके ऊपर दर्शकों को ये समझाना कि बाज़ार की चाल में फ़िलहाल कहाँ और कैसे रणनीति बनानी चाहिए और इस चाल से मतलब क्या निकाला जाए। तो पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव जहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस सीज़ फायर के तौर पर ली गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम ट्रेड टैरिफ के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं यूएस और चीन के बीच में टैरिफ कम करने का ऐलान 90 दिनों का। इन दोनों ही फ्रंट्स पर आप फ़िलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या ट्रेड टैरिफ की टेंशन्स हो, कैसे समझते हैं? कविता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे फिर से यहाँ पे आकर आपके सारे दर्शकों से बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है ना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो आपने सही बताया कि भाई फिलहाल एक सीज फायर तरीके का माहौल है और एक तरीके से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे बोलते हैं कि वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ इट। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मामला बिल्कुल ख़त्म हुआ है, क्योंकि सीज़ फायर भी नहीं बोल रहे हैं। एक तरीके से पॉज़ या इस तरीके का कुछ बोला जा रहा है। प्लस ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका नेगोशिएशन और काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये जियोपॉलिटिक्स का जो सिचुएशन है, ये काफ़ी सीरियस लेवल तक एस्केलेट होने की वजह से थोड़ा और समय हमें देना चाहिए ये जानने के लिए और आश्वस्त होने के लिए कि भाई ये मामला चलिए हट गया है। लेकिन तब तक मुझे लगता है कहीं न कहीं बैकग्राउंड में ये रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ न्यूज़ इसके बारे में चलती रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी है, जैसे आपने ट्रेड और टैरिफ के बारे में बताया, तो ख़ास करके इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये था कि इंडिया और यूएस की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन थी, वो किस हद तक आगे बढ़ रही है। ये रिसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं, इन चीज़ों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या उसकी वजह से हम लोगों को कुछ इसमें दोनों में कोई कनेक्शन देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। तो जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड टैरिफ, ये दोनों चीज़ों की अनसर्टेनिटी, और इसके साथ-साथ अगर आप देखिएगा तो यूएस की जो आर्थिक व्यवस्था है, अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर में तो रिसेशनरी वहाँ पे नंबर्स देखने को मिले, डीग्रोथ हुआ जीडीपी में। तो अगर यूएस की इकोनॉमी पे ये जो ट्रेड टैरिफ और ट्रम्प साहब के जो डिसरप्शंस हैं, इसका यूएस की आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ रहा है। ज़ाहिर है वो ट्रेड और टैरिफ की वजह से चाइना की आर्थिक व्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है। तो ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी के जो सबसे 2 बड़े प्लेयर हैं, उनकी इकोनॉमी में तो स्लो डाउन है ही है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा। तो ये भी एक चीज़ आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे सेटल होती है और ये सब चीज़ों का कितना असर पड़ा है। और लास्टली, इंडिया के लिए मैक्रो एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है। तो बाहर अगर आप देखें तो करेंसी स्टेबलाइज होना, ब्याज दर गिरना, लिक्विडिटी इम्प्रूव होना। तो क्या है कि हमारे डोमेस्टिक मैक्रो एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रही है, लेकिन बाहर का माहौल देखें तो टैरिफ का मामला, जियोपॉलिटिक्स का मामला और ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब अभी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन है। तो मार्केट की ये रिकवरी को मैं ज़्यादा ये नहीं समझूंगा कि भाई चलो ये तो अब वी आर बैक टू विनिंग वेज, ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है मेरा मानना। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम अभी भी कुछ ऊंच नीच देखने को मिलेगी हमको। चलिए, तो अनिश्चितता बनी हुई है। आशीष, आपसे लगातार हम बातचीत करते आए हैं। जब इस नए कैलेंडर ईयर की शुरुआत हो रही थी आशीष, तो मुझे याद है उस वक्त हम सबका फोकस जो था रेट कट्स पर था कि भैया इस साल जो है हम तीव्रता से रेट कट होता हुआ देखेंगे। और देखिए शुरुआत भी हो गई, लेकिन किसी ने इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में या ट्रेड टैरिफ्स के बारे में आका तक नहीं था, सोचा भी नहीं था। कहीं ना कहीं अनिश्चितता जिंदगी की तरह भी बाजार में जो है वो शामिल होती है। आपके अनुभव का फ़ायदा अब मुझे उठाना है, मेरे दर्शकों के लिए फ़ायदा ये उठाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अब ये बताइए कि इस वॉलेटिलिटी में
कमाई कैसे हो सकती है और कहाँ हो सकती है? क्या उतार चढ़ाव में ही कमाई हो सकती है? क्या ये माना जा सकता है? देखिए कविता जी, कई सबको ऐसा लगता है कि भाई पैसा तेजी में बनता है, लेकिन मैं हमेशा जो हमारे शेयर बाजार के या म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, मैं इनको हमेशा बताता हूँ कि भाई पैसा, आपको ऐसा लगता है कि पैसा तेजी में बनता है, हकीकत ये है कि भाई तेजी में आपका जो डीमैट का स्टेटमेंट या म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है, वो बढ़िया सा ग्रीन कलर का दिखता है। लेकिन पैसा तो हकीकत में जब अनसर्टेनिटी होती है, बाजार में उथल पाथल होती है, किसी न किसी कारण से करेक्शन देखने को मिलता है, तब अगर आप पैसा लगाते हैं तो तेजी में अकाउंट स्टेटमेंट बढ़िया दिखता है। तो पहले तो लोगों को ये लगता है कि पैसा तेजी में बनता है, वो सोच ही गलत है। खराब माहौल में पैसा अगर लगाया है तो तेजी में पैसा बनता है। ये रियल इसका सीक्वेंस है। तो अब थोड़े दिन पहले हमने देखा 21,700, फिर वहां से भारी रिकवरी आई, फिर हम कंटिन्यूसली 24,000 निफ्टी के आसपास मार्केट को देख रहे हैं। तो जिन्होंने 21,700 का लाभ लिया, उनका अब एक तरीके से सही लेवल पे एंट्री हो गया और उनका स्टेटमेंट बढ़िया दिख रहा होगा अभी। तो आने वाले थोड़े समय में जो कारण मैंने बताए, उसकी वजह से वोलेटिलिटी और उथल-पाथल रहेगी। और देखिए, निवेशक को किसी भी लेवल से 5-10% करेक्शन, 10-12% करेक्शन, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। किसी भी लेवल से इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर वो लेवल देखने को मिलता है, तो आप पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा आपकी आगे की जर्नी कैसी रहती है। तो यहाँ से पैसा तो वॉलेटिलिटी की वजह से ही बनता है, और वॉलेटिलिटी हमको भरपूर देखने को मिलेगी बाकी के 2025 में भी। और उस वॉलेटिलिटी में अगर पैसा लगाते हैं, तो आने वाले 2-3 साल में जो मैंने बताया कि भाई मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। तो आने वाले 3-6 महीने में भरपूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन उसका जो लोग फायदा जिसका जो फायदा लेंगे, उन्हीं का आने वाले 2-3 साल में बढ़िया रिटर्न बनेगा। अब ऐसे में अगर आप दर्शकों को कुछ अंदाज़ा दे पाएँ कि आप किन-किन जगहों पर ओवरवेट हैं, कहाँ-कहाँ पर आप ने पोजीशन हल्की की है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात इस सवाल का जवाब होगी कि आप बतौर एक फ़ंड हाउस भी किस तरह से अपनी रणनीति जो है वो बना रहे हैं। बहुत लोगों का पैसा क्योंकि आपके फंड्स में लगा हुआ है, तो आपको भी ये सुनिश्चित करना होगा कि जितना जोखिम हो सके उसको कम किया जाए, इनफैक्ट जोखिम में कहाँ मुनाफा उनको कमा कर दिया जाए। तो आपके स्पेसिफिक एक्सपोजर ज़रा मुझे बताइएगा, कहाँ-कहाँ पर आप ओवरवेट हैं इस वक्त? कविता जी, ओवरवेट्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए साल के शुरुआत से अगर हम कंपेयर करें, तो साल के शुरुआत में भी हमने बताया था कि भाई यूएस की आर्थिक व्यवस्था की वजह से डॉलर गिरेगा, उससे रुपया अप्रिशिएट होगा, उससे आरबीआई को रिलीफ मिलेगी, रेट कट्स होंगे, लिक्विडिटी बनेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें 2025 में जैसा एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार चल रही है हाल फिलहाल। जियोपॉलिटिक्स का कोई प्रेडिक्शन नहीं था, लेकिन उसकी वजह से ठीक है वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमको। लेकिन अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। आज भी अगर आप हमारे डाइवर्सिफाइड फंड्स के पोर्टफोलियोज देखें, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा वेटेज है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बीएसई 500 इंडेक्स के मुकाबले देखें, तो वेटेज तो चलिए इंडेक्स में भी 30% के आसपास है, अपने पोर्टफोलियो में भी 32% के आसपास है, कोई बहुत बड़ा ओवरवेट नहीं है। लेकिन जो कंपोजिशन होता है इसके अंदर, हमारा जो कंपोजिशन है इंश्योरेंस, फिर कैपिटल मार्केट एंटिटीज, ये सब की तरफ है, और बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनकी तरफ ज़्यादा वेटेजेस हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा अगर आप देखें, तो ओवरवेट्स की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इसमें है। फिर अगर आप देखें तो कंज्यूमर में, लेकिन स्टेपल्स नहीं, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। और चौथा अगर आप देखें तो हेल्थ केयर। अगर आप हेल्थ केयर देखें तो बीएसई 500 में आमतौर पे 6% वेटेज होता है, हमारे पोर्टफोलियोज में 10-12% के करीब है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स, उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, और उसके अलावा हेल्थ केयर। सो ये टॉप 4 आपको देखने को मिलेगी अगर आप ओवरवेट्स की बात करें। बतौर फंड हाउस आप फिलहाल कितने कैश पर बैठे होंगे? सो कविता जी, जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं या डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, इसमें तो जो भी प्रोसीजरल पैसा आना जाना, उसकी वजह से जो लिक्विडिटी होती है, तो 3-4% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% के ऊपर किसी भी फंड में नहीं होगा।
लेकिन एक अच्छा तरीका ये जानने का कि भाई हम लोगों का मार्केट की तरफ किस तरीके का व्यू है, वो समझो कि कोई बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट फंड है, तो समझिए कि बैलेंस एडवांटेज फंड का मिनिमम इक्विटी पोजीशन 30% और हायर साइड पे इक्विटी पोजीशन समझो 80%, ये उसका समझो रेंज है। एंड ऑन एन एवरेज बैलेंस एडवांटेज फंड 55% इक्विटी में रहता है। तो अगर अभी का हम माहौल देखें तो हम लोग का 60 से 62% इक्विटी का एक्सपोजर है। इसका क्या मतलब है कि भाई एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने मार्केट में एक सीरियस टाइम करेक्शन देखा है। देखिए सितंबर में हम 26,200 पे थे, उसके बाद हमने 21,700 भी देखा, और एक लंबा अरसा हमने देखा 22, 23, 24 हजार निफ्टी के लेवल पे। तो काफी अच्छा टाइम करेक्शन हुआ है। और बहुत ज्यादा ईपीएस ग्रोथ नहीं भी हुई तो भी एक साल में 10-12% ईपीएस ग्रोथ तो देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखिए कि भाई रुपए का अप्रिसिएशन और यील्ड्स की गिरावट, तो ये भी इक्विटी एलोकेशन को अच्छा सपोर्ट देती है। तो अगर आप देखें तो मार्केट कोई बहुत एक्सपेंसिव हम लोगों को नहीं लग रहा है। और अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को इक्विटी एलोकेशन का एक मापदंड की तरफ से देखें तो एवरेज 55 है, उसके मुकाबले हम अभी 61-62% पे है। मतलब कि ओवरवेट या पॉजिटिव व्यू इक्विटी पे है। केवल आने वाले 3-6 महीने में काफी सारे इवेंट्स का मैंने आपको जिक्र किया, वो इवेंट्स की वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, और अगर मार्केट गिरता है तो एक्सपोजर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि अक्सर हम मार्केट कैप्स पर सवाल पूछते हैं और ये बात अब किसी भी तरह का रहस्य नहीं रह गई है कि लार्ज कैप्स जो हैं कहीं ना कहीं अब लीड करते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन आप इसको कैसे और समझाना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के नज़रिए से भी देखें तो कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट्स में अब भारत पहले पायदान पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत, जापान और चाइना जो है वो तीसरे पायदान पर आ गया है। तो क्लियरली जब इस तरह का एक इंटरेस्ट आता है तो इसको तो लीड लार्ज कैप्स ही करते हैं। क्या हम लार्ज कैप्स को पूरी तरह से ये रैली को या आने वाले बाजार की चाल को ड्राइव करता हुआ देखेंगे? ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरह की हमें करेक्शन और टाइम करेक्शन की, प्राइस करेक्शन तो बहुत हो गया था आशीष, लेकिन हर कोई टाइम करेक्शन की बात कर रहा था। क्या हम वो पूरी तरह से अब आता हुआ देख चुके हैं? क्या वो फैक्टर्ड इन हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब लार्ज कैप्स के ऊपर दारोमदार है बाजार की चाल को आगे बढ़ाने का? ये कहना सही होगा? तो कविता जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप हमारे पोर्टफोलियो की पोजीशंस देखें, क्योंकि हम वर्बली कुछ भी बोल दें, अल्टीमेटली पोर्टफोलियो की पोजीशंस मैटर करती हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड लेते हैं जहां पे हमको कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, सी कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी बोले अल्टीमेटली मिड कैप फंड है, पैसा मिड कैप में लगाएगा, तो वो सही एग्जाम्पल नहीं रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, इक्विटी एलोकेशन या मार्केट का व्यू देखने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि भाई आप अपना वर्बल छोड़ दो, बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका किधर है, कहाँ पे है। तो मैंने बताया अबव एवरेज है, मतलब कि इक्विटी की तरफ पॉजिटिव डिस्पोजिशन है, और अगर करेक्शन मिलेगा तो और भी एलोकेशन बढ़ने वाला है उसका। तो ये हो गया इक्विटी का एग्जाम्पल। इसी तरीके से जब भी कोई मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एग्जाम्पल पूछता हो तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप हमारे फ्लेक्सी कैप फंड का एलोकेशन किस तरीके का है वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फंड मैनेजर्स का व्यू किस तरीके का चल रहा है। सो आमतौर पे फ्लेक्सी कैप फंड में हमारे ऊपर कोई रेगुलेटरी पाबंदी नहीं होती है कि भाई कौन से मार्केट कैप में कितना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो फिलहाल फंड में 65% लार्ज कैप, फिर कोई लॉजिकली सोचेगा मिड कैप, बट एक्चुअली मिड कैप नहीं है, 25% स्मॉल कैप, और फिर 10% केवल मिड कैप में है। और स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो 25-30 हजार बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज नहीं है, जो लॉन्ग टेल है जिसको बोलते हैं 5,000, 8,000, 10,000 करोड़। तो वहां पे इतना वेटेज क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें लार्ज कैप तो सीधी बात है कि भाई बैंकिंग है, आईटी है, काफी सारे ये चले नहीं है काफी समय से। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में आए तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, काफी सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफी सारे सेक्टर्स के एंसिलरीज हैं जैसे केमिकल्स हैं। तो ये सब में काफी आइडिएशन और काफी स्टॉक पिकिंग हो रही है। इसलिए मार्केट को लेकर के हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव हैं। केवल आने वाले 3-6 महीने में ये जियोपॉलिटिक्स और ये सब चीजों की वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन मार्केट में जो देखने का तरीका बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव है। और जैसा मैंने बताया, लार्ज कैप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, उसके बाद स्मॉल कैप और फिर मिड कैप, इस तरीके की हमारी प्रायोरिटाइजेशन अभी बन रही है फिलहाल। चलिए, थोड़ा सा बतौर फंड हाउस मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अक्सर बाज़ार की चाल के मुताबिक फ़ंड हाउसेस तरह तरह की स्कीम्स लॉन्च करते हैं
हमने पिछले साल देखा कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे थे, क्योंकि जो भी कुछ लॉन्च किया जा रहा था फंड हाउसेस की तरफ से, आशीष, निवेशक जो है उस पर लपक रहे थे, खरीद रहे थे उनको खुले हाथ से। अब बाज़ार में वॉलेटिलिटी है, अब थोड़ा सा सतर्क हो गया है माहौल फंड हाउसेस की तरफ से भी, जो बहुत फ्लेक्सी कैप हुआ, हाइब्रिड हुआ, इस तरह की कैटेगरीज पर फोकस किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि निवेशकों में कन्फ्यूजन नहीं होता इस सब चीज़ों के चलते? आप लोग जो है, मैं व्यवसाय का एंगल समझती हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इन्वेस्टर एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, देखिए आपको तो अपना बुके बढ़ाना है, आपको दर्शक को, निवेशक को बताना है कि भैया आपके मतलब का हर प्रोडक्ट हमारे पास है ना। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पर क्योंकि हम गोल्स पे इतना तवज्जो देते हैं, वो बात मुझे समझ में आई है। लेकिन अब इतने बड़े बुके में जहां पर हम जागरूकता की इतनी कमी देखते हैं आशीष, कंफ्यूजन तो होता ही होता है। अभी बातचीत में समझ में आया मुझे कि बैफ पर फोकस किया जा रहा है आपकी तरफ से, एम्फी का जो डेटा आ रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सी कैप जैसे प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे हैं। लगातार मेरे ख्याल से कुछ 12वां-13वां महीना है जहाँ पर हमने फ्लेक्सी कैप में अच्छा इन्फ्लो आता हुआ देखा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि निवेशकों को वैरायटी देने के चक्कर में क्या लगे हाथ तो कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा होगा? ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि इसके ऊपर काफी रिसर्च है। अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो काफी रिसर्च है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कि भाई पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। भाई जब लोगों को बहुत चॉइसेस दिए जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाता है। डिसीजन लेने के बाद पछतावा होने की भी रिस्क होती है, और उस डिसीजन के ऊपर स्थायी रहना भी मुश्किल हो जाता है। ये काफी सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा एक्सेसिव चॉइस होने की वजह से। और मेरा ये मानना है कि भाई बहुत सारे जो थीमेटिक फंड्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं, सेक्टोरल फंड्स, इसमें लोग अगर निवेश ना भी करें तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ये मिस कर देंगे। अभी अभी आपने मुझे पूछा कि भाई आपका कौन से सेक्टर में वेटेज ओवरवेट है, या आपका स्मॉल मिड में कि कहाँ पे एलोकेशन है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कौन से सेक्टर ओवरवेट्स है उसमें भी फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल दिया, लार्ज मिड स्मॉल में हमारा क्या व्यू है उसके लिए भी फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल दिया। इसका क्या मतलब है कि भाई एक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जहां पे आपको पूरी छूट है पैसा लगाने की, उसमें आपके जो पसंदीदा सेक्टर्स हैं, जो आपके ओवरवेट्स है, अंडरवेट्स है, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो काफी सारी चीजें उसमें आ ही जाती है। तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर अगर फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालता है तो ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर का जो प्रेफरेंस है वो वहां पे आ ही जाएगा। तो ये सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स किस लिए हैं और इसका क्या रेलेवेंस है? तो मेरी दो तीन चीजें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। पहली बात तो हमने भी कुछ थीमेटिक फंड्स लॉन्च किए हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों को बताऊं कि भाई थीमेटिक फंड्स में तब पैसा लगाना चाहिए जब वो थीम बहुत खराब कर रही है। मतलब पिछले साल आप देखें तो बहुत सारे फंड्स आए पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, एनर्जी, इन सब चीजों के ऊपर। अब ये सेक्टर्स ऑलरेडी पिछले 3-5 साल में चल चुके थे, उसके बाद 2024 में इसके ऊपर फंड आया। तो मतलब कि भाई एकदम पीक लेवल पे फंड लॉन्च किया गया। बट पिछले साल हम क्या लॉन्च कर रहे थे? बैंकिंग, फार्मा, डिजिटल, ऐसी चीजें जो चली नहीं है। तो थीमेटिक फंड्स में अगर निवेश करें तो काउंटर सिक्लिकल बेसिस पे करना चाहिए। दूसरी बात, थीम्स में अगर करें तो जैसे देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे हेल्थ केयर है। अब हम अमेरिका का एग्जाम्पल लें, ग्लोबल एग्जाम्पल लें, तो हमको पता है कि हेल्थ केयर वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा सेक्टर है। लेकिन इंडिया में हेल्थ केयर अभी अभी उभर के एक बड़ा सेक्टर बन रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो इंडिया में जितना बड़ा होना चाहिए ना, उतना बड़ा हेल्थ केयर है नहीं। यहां तक कि भाई इंडेक्स में ही हेल्थ केयर 5-6% है केवल, जबकि 140 करोड़ की तादाद में हेल्थ केयर का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इंडेक्स में ही 5-6% है। मतलब आप कोई सा भी डाइवर्सिफाइड फंड खरीद लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर का एक्सपोजर मोटा मोटी नहीं के बराबर होगा। तो इस तरीके का थीमेटिक फंड आप खरीद सकते हो। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले काफी सालों से प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बैंकिंग है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और काफी सारे फंड्स में इसका वेटेज कम से कम होता जा रहा है। तो अगर कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, जिसको मार्केट के बारे में समझ आता है, वो एक बैंकिंग का थीमेटिक फंड खरीद सकता है कि भाई बैंकिंग चलने वाला है लेकिन पोर्टफोलियोज में वेटेज इतना है नहीं। तो थीमेटिक फंड्स को एक तो काउंटर सिक्लिकल तौर पे यूज करना चाहिए, जब नहीं चला है तब उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। जो चीजें आपको लगती है कि आगे अच्छा करेंगी लेकिन हमारे डाइवर्सिफाइड फंड्स में अंडरवेट है, उसको आप अलग से थीमेटिक फंड लेकर के बॉल्स्टर कर लीजिए। और तीसरी चीज, कभी भी बहुत ही नैरो सेक्टर होते हैं ना, बहुत नैरो, मतलब कि एक्सक्लूसिवली जस्ट डिफेंस का फंड,
या एक्सक्लूसिवली ऑटो ऑटो एंसिलरी का फंड, या एक्सक्लूसिवली केवल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का फंड, तो भाई ये तो पूरे इंडेक्स का 2-4% भी नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही नैरो चीज हो गई। अगर आप थाली की बात करें तो आप ऐसी बात हो गई कि भाई आप राइस के बजाय पिकल खा रहे हैं, तो उतना नैरो फोकस में भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थीमेटिक फंड्स लॉन्च किए जाते हैं कि भाई सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ थीम्स या सेक्टर्स को आप ओवरवेट कर लीजिए जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है, और जो डाइवर्सिफाइड फंड्स में खास उसका वेटेज नहीं है, तो और अंडर परफॉर्मेंस के बाद ही खरीदना चाहिए, ये जरूर याद रखिए। एक चीज़ आशीष, एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है जब से हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन इक्विटी में दर्शकों की, निवेशकों की बढ़ी है, और ख़ासतौर से जब हम एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी के नंबर्स की बात करते हैं, एक बार फिर से हमने रिकॉर्ड ऊंचाई पर नंबर्स आते हुए देखे हैं। स्लिपेज रेशियो भी 300% पे पहुंचा है, लेकिन मैं स्टॉपेज रेशियो पहुंचा है 300%, लेकिन वो सवाल मैं बाद में पूछूंगी आपसे। सवाल जो अभी मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग अभी भी म्यूचुअल फंड्स को उसी तरह से खरीदते और बेचते हैं जैसे वो स्टॉक्स की खरीद और बिक्री को लेके समझ रखते हैं। ये करना कितना गलत होगा और इसको कैसे रोका जाए, कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेज जो आपने यूज किया कि भाई लोग म्यूचुअल फंड्स की खरीद बिक्री भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे स्टॉक्स की कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने एंड पे समझ रखनी चाहिए और फिर खुद के ट्रेड्स या ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। लेकिन जब आप एक म्यूचुअल फंड में जाते हैं तब तो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी, एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। तो ये तो वो बात हो गई कि भाई मैंने ड्राइवर भी रखा है और मैं साथ ही साथ बैक सीट ड्राइविंग भी कर लूं, तब तो फिर क्या ही बनेगा उसका, राइट। अल्टीमेटली अगर आप खुद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं तो आप 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 2 साल में कभी उस फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू करिए कि भाई इसके लिटरेचर में हमने क्या पढ़ा था, क्या सोच के हमने खरीदा था, और फिर वो उस तरीके का हमको एक्सपेक्टेशन के अनुसार डिलीवर कर पा रहा है या नहीं, इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं, ये सब चीज़ों पे आप इवेल्युएट करिए। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो एस आई पीज में, देखिए 26,000 निफ्टी जब थी तब तो लोग बढ़िया एस आई पी, मतलब मैंने देखा कि हाईएस्ट लेवल पे एक महीने में 70 लाख एस आई पी रजिस्टर हुई जब निफ्टी 25-26 हज़ार के लेवल पे होती थी। पिछले 2-3 महीने में हमने देखा कभी 21,500, कभी 22,000। तो नंबर ऑफ एस आई पी का रजिस्ट्रेशन जो है वो घटने लगा, और कई लोगों ने जिन्होंने एस आई पी कर रखी थी उन्होंने भी अपने एस आई पी रोकना, जैसा आपने बताया, स्टॉपेज देखने को मिला। तो ये तो गलत बात है ना कि भाई 26,000 के लेवल पे आप पैसा लगाने को तत्पर हैं, लेकिन जैसे 21-22 हज़ार आता है तब आप अपनी एस आई पी रोक रहे हैं। तो अगर 21-22 हज़ार पे आने पे एस आई पी रोकनी थी तो 26,000 पे लगाने का क्या मतलब। और कभी न कभी मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, जैसे हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी इज अ फीचर नॉट अ बग। तो मार्केट वॉलेटाइल होती है ये तो हमको पता है, और लोगों की आमदनी भी हर महीने आती है ये भी हमको पता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर लेवल पे पैसा लगाएं, एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएं। तो अगर ऊपर के लेवल में पैसा लगाएंगे और नीचे के लेवल में एसआईपी रोक देंगे तब तो क्या ही एवरेज मिलेगा आपको। इट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, राइट। तो वॉलेटिलिटी के थ्रू एसआईपी बरकरार रहनी चाहिए। 2025 के साल में हमने देखी है वॉलेटिलिटी, मेरा मानना है आने वाले 3-6 महीने में भी काफी ऊंच नीच देखने को मिलेगी। तो अगर 2025 जैसे साल में लगातार आपकी एसआईपी चलेगी तब तो 2026-27 में उसका आपको फायदा होगा ना। तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। राइट। आशीष, जब भी आपसे बातचीत होती है ना, मेरा समय कम पड़ जाता है क्योंकि बहुत कुछ होता है आपसे जानने के बारे में और सीखने के बारे में, लेकिन फ़िलहाल इस पेशकश में मेरा समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और दर्शकों से आज बातचीत की। इसी के साथ मुझे भी निवेश की ABCD की इस एडिशन में इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।